अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज है हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम बायोलॉजी की आखिरी 5 ब्रांचेस को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है। इससे पहले कि हम अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करें, मैं आपको बता दूं कि आपकी स्टडी बुक के अंदर बायोलॉजी की सिर्फ 15 ब्रांचेस हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि दुनिया के अंदर सिर्फ 15 ही ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है। इसका एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है कि कितनी ब्रांचेस हैं। किसी जगह पर 50 से ज़्यादा और किसी जगह पे 100 से ज़्यादा ब्रांचेस भी कंसीडर की जाती हैं। ये लेवल की बात है। अगर हम स्कूल लेवल देखें, कॉलेज लेवल तक, तो 50 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लेवल पर देखें, ठीक है, हायर लेवल के ऊपर जाकर देखें, यानी मास्टर्स लेवल और इवन पीएचडी लेवल, तो उसके अंदर इसकी 100 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। ठीक है। या आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट हो सकता है, आप इसको घर जाके रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, कि टोटल इसकी कितनी ब्रांचेस हैं, और मे बी 2 या 3 और स्टडी कर लें जो आपकी स्टडी बुक के अंदर नहीं है। तो ये चीज़ आपको बहुत से अदर स्टूडेंट्स से अलग बना सकती है, एज दे सकती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पिछली 5 ब्रांचेस को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो जो हमने 5 ब्रांचेस स्टडी की थी वो थी मोलेकुलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, पेलियंटोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हमने बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी किया था। ओके, 4 किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट था एम्ब्रियोलॉजी। इसके अंदर हमने एग के फर्टिलाइज होने तक एक नया जानदार, एक नया ऑर्गेनिज्म के बनने तक का जो पूरा सफ़र था, उसको स्टडी किया था। ठीक है, मतलब कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम उस पूरी जर्नी को स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर कीवर्ड्स क्या हैं? फ्रॉम एग टू डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एग के फर्टिलाइज होने से लेकर जानदार के बनने तक। ओके, नेक्स्ट था हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हमने देखा था कि वालिदैन से बच्चों में जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं, उनको स्टडी किया जाता है। और पेलियंटोलॉजी के अंदर फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। एंड इन लास्ट टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जानदार है, हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ताकि उनको स्टडी करना, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना, ऑब्जर्व करना आसान हो सके। ठीक है, तो आज की हम अपनी पहली ब्रांच को स्टार्ट करते हैं, विच इज ecology, ecology या ecology, whatever you can say it. Okay, ecology is the branch of biology that deals with the relationship between organism and their environment. इकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जानदार और उसके माहौल के दरमियान जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, जिस तरह से मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। अब हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिजम्स के अंदर पौधे, जानवर, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब आ सकते हैं। तो एक जो जानदार है उसका उसके माहौल के साथ ताल्लुक किस तरह का है, उसको हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पौधों की बात करूं, तो पौधों का अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक है? वो अपने माहौल से सूरज की रोशनी लेते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं। इसके अलावा वो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में उनको ऑक्सीजन देते हैं। इसी तरह जो हम इंसान हैं, हमारा ताल्लुक किस तरह का है हमारे इन्वायरमेंट के साथ? वो इस तरह का है कि हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये हमारा रिलेशनशिप है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये रिलेशनशिप सिर्फ इस हद तक नहीं है कि हम देते क्या हैं और लेते क्या हैं। ठीक है, नो, इसको हम बहुत डेप्थ के अंदर स्टडी करते हैं कि भाई माहौल का हमारी सेहत पर क्या असर होता है, हमारे मूड पर क्या असर होता है, और हम बदले में माहौल को किस तरह का बना रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, इकोलॉजी के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड ब्रांच है वो है मरीन बायोलॉजी। वैसे इसके नाम से ही वाज़ेह है, मरीन मतलब होता है समंदर। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम समंदर को स्टडी करते हैं और समंदर के अंदर रहने वाले जानदार, मछलियाँ, समुद्री मखलूक को स्टडी करते हैं। ठीक है, मरीन बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। ठीक है, इसके अंदर हम समंदर को स्टडी नहीं करते, समंदर के अंदर रहने वाले जो जानदार हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है समंदर के अंदर रहने वाले, हम उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब उनके अंदर पौधे भी आ जाएंगे और जानवर भी आ जाएंगे, मछलियाँ वगैरह सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि समंदर के नीचे भी पौधे मौजूद होते हैं। तो मरीन बायोलॉजी के अंदर हम पौधों को भी स्टडी करते हैं और जानवरों को भी, लेकिन कौन से पौधे और जानवर? जो कि समंदर के अंदर रहते हैं। ओके, प्रिटी इजी, राइट? नेक्स्ट हमारे पास है पैथोलॉजी,
ठीक है। पैथोलॉजी वैसे आप सोच कर देखो, आपने कभी ये वर्ड सुना है? मैं हिंट देता हूँ आपको। होम्योपैथी, एलोपैथी। पैथी का जो वर्ड है ना, ये बहुत जगहों पर यूज होता है, ठीक है। पैथी जो हम रियल डॉक्टर्स हैं, मतलब जो डॉक्टर्स का काम क्या होता है, डॉक्टर्स ने क्या करना होता है, मरीज के अंदर जो है जो बीमारी है उसकी तशखीस करनी होती है, मतलब पता चलाना होता है कि इस बंदे को बीमारी क्या है। उसके बाद वो उसको बताते हैं कि इस बीमारी से लड़ना कैसे है, मतलब कि दवाई देते हैं, और उसको ये भी बताते हैं कि आपने किस किस चीज़ से परहेज़ करनी है, मतलब अगर आप कौन सी चीज़ को छोड़ दोगे तो ये बीमारी जल्दी चले जाएगी, या अगर आपने कौन सी चीज़ खाई तो ये बीमारी वापस आ जाएगी। तो ये सारे काम जो है वो पैथोलॉजी के अंदर होते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्रांच है जो अभी तक हमने पढ़ी है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो ये है, ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस। पैथोलॉजी जो है वो बीमारियों के ऊपर स्टडी करने का नाम है, ठीक है। जस्ट इमेजिन हाउ एक्साइटिंग इट इज़ कि आप जो है वो नई नई बीमारियों के बारे में स्टडी कर रहे हो, जिस तरह से अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी, कोविड, ठीक है। आप उसको स्टडी कर रहे हो कि किस वजह से लोगों को कोविड की बीमारी हो रही थी, ठीक है। कोविड तो चलो एक बहुत बड़ी बीमारी है, बुखार का होना, मलेरिया बुखार का होना, ठीक है, या ऐसी कॉमन बीमारियां जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिनको फेस करते हैं, तो उन बीमारियों को स्टडी करना, उनकी वजूहात को तलाश करना। कॉजेज़ मतलब वजूहात, आप इसके ऊपर लिख लो, ठीक है। बीमारियों को स्टडी करना, उनकी वजूहात तलाश करना, एंड इफ़ेक्ट्स और उनके असरात को स्टडी करना, ठीक है, कि किस बीमारी से असरात क्या होते हैं, ठीक है। जिस तरह से बुखार के अंदर हमारा पूरा जिस्म जो है वो दर्द कर रहा होता है, आंखों के पीछे दर्द हो रही होती है, ठीक है, कुछ लोग कांपने लगते हैं, और मतलब कौन सी बीमारी इंसान पर कौन सा असर छोड़ती है। बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां हैं जिसके अंदर हमारा जो वेट है वो बहुत जल्दी लूज हो जाता है, एकदम से हमारी बॉडी का 5 से 7 kg वजन कम हो जाता है। तो हर बीमारी के मुख्तलिफ असरात होते हैं और हर बीमारी की वजूहात भी अलग होती हैं। तो आपने ये 2 वर्ड्स हैं, इनके ऊपर लिखना है उर्दू के अंदर। कॉजेज़ मतलब वजूहात और इफ़ेक्ट्स मतलब असरात। तो पैथोलॉजी के अंदर हम क्या देखते हैं, हम बीमारियों को स्टडी करते हैं कि ये बीमारी हुई कैसे और इसके असरात क्या क्या होते हैं। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ये वही काम है जो डॉक्टर्स करते हैं, राइट। पैथोलॉजी जो है वो बीमारी की तशखीस करने में हेल्प करती है, बताती है कि आपने इस बीमारी से बचना कैसे है, परहेज बताते हैं हमें, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, और हमें इलाज भी बताते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है जो रियल डॉक्टर्स हम देखते हैं वो ज़्यादातर पैथोलॉजी के साथ लिंक्ड होते हैं, कुछ होम्योपैथी के साथ, कुछ एलोपैथी के साथ, और इस तरह की और भी डिफरेंट पैथीज एग्जिस्ट करती हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, मैंने ये वर्ड वैसे यूज़ किए हैं, होम्योपैथी और एलोपैथी। आई होप इसका आपको पता हो। ये दो मुख्तलिफ तरह के इलाज हैं जिनसे पेशेंट्स को जो है वो, जिनसे पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। एलोपैथी एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर के साथ इलाज करती है, और एलोपैथी एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर के साथ इलाज करती है। होम्योपैथी, एलोपैथी, दोनों का जो है वो तरीक़ाकार अलग है, लेकिन हाँ दोनों इफ़ेक्टिव हैं, दोनों से जो है वो मरीज़ों को बहुत फ़ायदा मिलता है, दोनों से आप अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का वर्ड सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में हम सब वाकिफ़ हैं, इम्यून सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़ियत का ऐसा सिस्टम है जो कि हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। मतलब समझ लो कि कुदरत ने हमारी बॉडी को इतना परफेक्ट प्लान किया हुआ है कि अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो या कोई मसला हो तो उस मसले से वो हमारी बॉडी खुद ही निपट सकती है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, कि हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम जो है वो कितना मजबूत है, यानी हमारी जो बॉडी है वो बीमारियों से लड़ने के लिए कितनी ज़्यादा तैयार है, कितनी ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो बहुत कम बीमार होता है, या फिर उसको जो है अगर बीमार हो भी जाए तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि उस बंदे का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जिसको थोड़ी सी भी सर्दी लग जाए तो वो कई दिनों तक बीमार रहता है, ठीक है, इसका मतलब है कि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि वीक है, जिसकी वजह से वो बीमारियों से या जरासीम से इतना ज़्यादा लड़ नहीं सकता उसका जिस्म, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी के अंदर हम पढ़ते क्या है। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल्स अगेंस्ट डिजीजेस। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। जैसे इम्यून सिस्टम मैंने बताया ना, हमारी बॉडी का कुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम,
तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ अनासर हैं जिससे पूरे का पूरा सिस्टम बनता है। तो हम उन कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर। और कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? पार्ट्स, हिस्से, अनासर, ठीक है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज, ठीक है, और किस हिस्से का किस बीमारी के खिलाफ क्या किरदार है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स जाते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे जिस्म के वाइट ब्लड सेल्स उनसे लड़ते हैं, ठीक है, उनको हराते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सॉरी हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो अगर हमारी बॉडी के अंदर थोड़े बहुत जर्म्स आ भी जाएं तो उनसे आराम से टैकल कर लेती है। तो इम्यूनोलॉजी के अंदर हम पढ़ते क्या हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से हिस्से हैं और कौन कौन सा हिस्सा कौन कौन सा काम करता है। बस ये काम हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यही तक है, लेकिन मैं आगे भी आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपकी बुक के अंदर क्या मेंशन है। ये जो है ये याद करने के लिए नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। Immunologists study to develop vaccines, treat autoimmune diseases, and improve immune responses to infections. How wonderful this work is! तो इम्यूनोलॉजिस्ट करते क्या हैं? ये वैक्सीन तैयार करते हैं। आपने देखा होगा, बल्कि आपने ज़रूर जो है वो वैक्सीनेशन करवाई होगी। अभी रिसेंटली जो है वो कोविड की वैक्सीन थी जो बहुत ज़्यादा कॉमन थे, और जो हम सब ने पिए हुए कतरे अपने बचपन के अंदर ड्रॉप्स, पोलियो के ड्रॉप्स। एक वक्त था जब पूरी दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे पैदा हो रहे थे जो कि माजूरी की हालत में पैदा होते थे। मतलब जैसे वो पैदा होते थे तो उनका कोई बाजू नहीं था या टांग नहीं थी, या ऐसी कोई माजूरी थी जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर जो थे वो नॉर्मल नहीं हो पाते थे। तो ये एक ऐसी बीमारी थी पूरी दुनिया के अंदर अर्ली 2000s के अंदर। उसके बाद जो है पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स ने ऐसी वैक्सीन जो है वो पूरी दुनिया के लोगों को पिलाई, जिससे ये बीमारी की रेशो बहुत ज़्यादा कम हो गई। इवन अगर हम देखें तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर पूरे साल के अंदर एक भी बच्चा ऐसा पैदा नहीं होता जो कि पोलियो का मरीज हो, ठीक है। तो आप जैसे चेक कर सकते हो, ये इस डायग्राम के अंदर ये जो बच्चे को वैक्सीन पिलाई जा रही है, ये जो ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं, ये वैक्सीन है। और ये क्यों पिलाए जाते हैं? ताकि बच्चों की जो अंदर से बॉडी है वो आने वाली बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। ये वैक्सीन उन बच्चों को नहीं पिलाई जाती जो बीमार हो, ये उनको पिलाई जाती है जो हेल्दी हो और जो आने वाली बीमारी से लड़ सके, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि वैक्सीन या वैक्सीनेशन आप उसी वक्त करवाओ जब आप बीमार हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके तो महान्या मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो उनको कतरे पिलाए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो बाहर के जरासीम से, बीमारियों से लड़ सके, ठीक है। आपको याद होगा कोविड की वैक्सीन जो थी वो भी उन बंदों को लगाई जा रही थी जो कि उसके पेशेंट्स नहीं है। क्यों लगाई जा रही थी? ताकि अगर उस बंदे के अंदर कोविड का वायरस आए भी तो उसकी बॉडी उसके लिए पहले से तैयार हो, ठीक है, उससे लड़ने के लिए तैयार हो। तो हम अपनी बॉडी को वैक्सीनेट करते हैं ताकि हम उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं पहले से ही, ठीक है। ओके, तो इम्यूनोलॉजिस्ट काम क्या करते हैं? वो वैक्सीन को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है, और इस तरह की बीमारियों को ट्रीट करते हैं जो ऑटो इम्यून हो, मतलब कि जो जो हमारी बॉडी खुद से सही कर दें, उन बीमारियों का इलाज भी वो करते हैं। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस, और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है, अच्छी फील्ड हो सकती है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम अपने बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि अगर उसको कोई बीमारी हिट भी करे तो उस पर इतना नुकसान ना पहुंचा सके या फिर बहुत जल्दी रिकवर हो जाए। ओके, आज की हम अपनी लास्ट ब्रांच की तरफ शिफ्ट करते हैं विच इज़ फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी के नाम से आपको फार्मेसी का वर्ड जहन में आता है, और फार्मेसी के अंदर हमारे पास क्या होती हैं? अद्वियात, दवाइयाँ, ठीक है। अच्छा, ये एक कॉमन सा वर्ड है, जब भी हम ड्रग की बात करते हैं तो अक्सर क्योंकि कॉमन हो चुका है, ड्रग से लगता है कि कोई नेगेटिव चीज़ है, जैसे नशा आवर चीज़ है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ड्रग्स का मतलब जो है वो मेडिसिन भी होता है, दवाई, ठीक है, जो हम इवन घर में कॉमन मेडिसिन ले रहे होते हैं ना, कोई सिरप है बुखार का या कोई सर दर्द की टैबलेट है, वो भी ड्रग्स ही हैं, ठीक है। तो जब भी ड्रग्स का मतलब वर्ड आए तो आपने ये नहीं समझ लेना कि ये कोई नशा आवर चीज़ है, कोई मंशियात है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो हमारी मेडिसिन हैं उनको भी हम ड्रग्स ही कहते हैं। मैंने ये वर्ड क्लैरिफाई किया है क्योंकि यहाँ पे वर्ड ड्रग्स यूज़ हो रहा था, तो आप इसको गलत कंसिडर ना करो, ठीक है, गलत इंटरप्रेट ना कर सको, इसलिए मैंने आपसे ये बात की है।
फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स। इस ब्रांच के अंदर हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी, मतलब कि कौन सी दवाई खाने से हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा, हम इसको स्टडी करेंगे। कितना कूल है ना ये कि आप जो आपको पता हो कि इस दवाई को खाने से मेरे जिस्म पे क्या असर होने वाला है, इस दवाई को खाऊंगा तो क्या होगा, इस दवाई को खाऊंगा तो क्या होगा। ये सब कुछ जो है वो डॉक्टर्स स्टडी करते हैं। कोई भी डॉक्टर जो है वो अपने मरीज को मेडिसिन देने से पहले उसकी हिस्ट्री लेता है, ताकि उसे पता चल जाए कि ये मेडिसिन देने से इस बंदे को कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी सिंपल है, हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम सिर्फ ये देखते हैं कि किस दवाई का हमारे जिस्म पर क्या असर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। दिस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, इससे हमें नई अद्वियात बनाने में भी मदद मिलती है, ठीक है। तो क्विक से रिवीजन करते हैं आज की 500 ब्रांचेस की और फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले था हमारे पास इकोलॉजी। इसके अंदर हम ओके आप लोग रिवाइज करो। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंसान और उसके माहौल के दरमियान जो ताल्लुक है उसको स्टडी करते हैं। सिंपल, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो इतना सा बात आपने याद रखनी है और ये की वर्ड्स हैं डेफिनेशन के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मरीन बायोलॉजी। इसके अंदर हम जो समंदर के अंदर जानदार अशिया रहती हैं उनको स्टडी करते हैं। उसके बाद है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इसके अंदर हम बीमारियों को स्टडी करते हैं, उनकी वजूहात को स्टडी करते हैं और उनके असरात को स्टडी करते हैं, ठीक है। सारा कुछ हम किसके अंदर पढ़ते हैं, पैथोलॉजी के अंदर। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम अपने इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स पे स्टडी करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या किरदार अदा करता है उसके अंदर, ठीक है। जब भी हम इम्यून सिस्टम की बात करेंगे हमारे जहन में वैक्सीन आएंगी, ठीक है, जो हमारी बॉडी को बाहर की बीमारियों से लड़ने की ताकत के लिए तैयार करती हैं या ताकत देती हैं, ठीक है। और लास्ट पर था हमारे पास फार्माकोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है कि हम मेडिसिन को स्टडी करते हैं, ड्रग्स को स्टडी करते हैं और किस मेडिसिन का हमारी बॉडी पर क्या असर होता है हम उसको स्टडी करते हैं। ओके आज हमने अपने जो है वो ब्रांचेस का टॉपिक कवर कर लिया। 15 ब्रांचेस थी जो कि हमारी कवर हो चुकी हैं। मैं अगेन आपको बता दूं, इसमें से जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनर लाजमी पूछेगा और अगर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसमें से एक पोटेंशियल लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। किस तरह से बन सकता है, या तो एग्जामिनर आपसे कह देगा कि कोई सी 5 ब्रांचेस की डेफिनेशन बता दो, या फिर वो आपको 5 ब्रांचेस के नाम लिख के देगा और कहेगा कि मुझे इनकी डेफिनेशंस बता दो। तो अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, आपने इसको मिस नहीं करना, ठीक है। और एमसीक्यूज के अंदर वो पूछ सकता है पूरी डेफिनेशन बता दे और आपसे पूछे कि ये कौन सी डेफिनेशन है या ये चीज़ हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। तो आपने इन पूरी ब्रांचेस को जो है वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली भी याद रखना है और इनकी डेफिनेशन को जो है वो आपने याद करके लिखने की कोशिश करनी है, ताकि आपकी मेमोरी के अंदर ज़्यादा लंबे अरसे तक रह सके। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, ये ब्रांचेस अगर आपने अभी से समझ कर याद नहीं की तो ये आपको साल के एंड तक हर दफ़ा जब भी आप टेस्ट दोगे, जब भी आप रिवीजन करोगे, हर दफ़ा आपको जो है वो याद करनी पड़ेगी नए सिरे से। मैं चाहता हूँ आप एक ही दफ़ा उसको याद कर लो और ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो तो आपको और अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। आपको दोबारा से रट्टा ना लगाना पड़े। रट्टे की सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वो बार बार भूल जाता है। तो मैंने जो जो वर्ड्स आपको बताए हैं, आपने एक पेन से उसके ऊपर मीनिंग लिखने हैं, उनको याद करना है, उनको समझना है, ठीक है, और याद करके लिख के देखना है। ये सारे काम आपने करने हैं, ठीक है। और हम अपने न्यू लेक्चर के अंदर मिलेंगे, लेक्चर नंबर 5 के अंदर, ठीक है। होपफुली आई गेस लेक्चर नंबर 5, 4 और 5 लेट्स सी, ठीक है। और हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली क्लास में।